इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कैथोड किरणों के बारे में बता दिया था और वहाँ पे हमने ये बता दिया था आपको कि कैथोड किरणों की सहायता से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी और कैथोड किरण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के भी बारे में हमने थोड़ा बता दिया था। और वहाँ उसके साथ साथ क्या इफेक्ट पड़ता है जब कैथोड किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, ये हमने बता दिया था। इस एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने किया था, उन्होंने ही निष्कर्ष निकाला था। आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में समझते हैं जिसको भी जे थॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के लिए उसके जो आवेश होते हैं वो और उनके द्रव्यमान के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, मतलब आवेश और द्रव्यमान इन दोनों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। ये क्या है, ई अपान एम मतलब आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। इसके लिए भी जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उनके इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को किया और इसका मान जो है कितना बताया। तो उन्होंने इसका मान जो बताया ई अपान एम का मान, ई अपान एम का जो मान बताया वो बताया था 1.7588 इंटू 10⁻11। और चूंकि ई का मात्रक होता है गुलाम, तो ये हो गया हमारा गुलाम बटे यम का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, तो उन्होंने इस ई अपान यम का मान इतना बताया था। जब आप ई की वैल्यू रखेंगे और यम का वैल्यू रखेंगे तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके इक्वल ही आता है। ई का मान क्या होता है, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। माइनस चार्ज है तो निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज है तो प्रोटॉन। लेकिन अभी हमने आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में नहीं बताया, इसलिए हम यहाँ पे अभी प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं। और ये होता है आपका गुलाम, ठीक। और यम का मान जो होता है वो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कई जगह आपको 9.1 भी मिलेगा, कई जगह आपको 9.09 भी इस तरह से देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 0.9 मीन्स 1 ही होता है, इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा -31 किलोग्राम मीन्स ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये बहुत ही सूक्ष्म है। जब कोई चीज़ -5 से ऊपर जाती है तो जनरली हमारे आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तो ये सोचिए 10⁻31 किलोग्राम है और -10⁻, इस चीज़ को समझिए, अगर 10⁻⁻5 से आगे की जो वैल्यू होती है जैसे 10⁻6 -6 10⁻7 10⁻8, इस तरह से जो हमारे मान होते हैं उस इसके बाद हम उसको देख नहीं सकते हैं। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एज्यूम कीजिए कि ये कितना छोटा है और इन्हीं दोनों का जो अनुपात है वो इसके इक्वल है, ठीक। तो इसका ये जो एक्सपेरिमेंट था जिससे ई अपान एम का निर्धारण किया गया उसको हम समझते हैं, ठीक। ये क्या था इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेम एज इट इज जो हमने कैथोड किरणों के बारे में बताया था कि उससे किस प्रकार से कैथोड किरणों के बारे में पता लगाया, तो इन्होंने उसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि ये एक ट्यूब होता है इस तरह से, ये हमारी एक प्लेट होती है, ठीक। ये थोड़ा हम पतला बना ले रहे हैं। ये हमारी इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारी ट्यूब होती है, ये हमारा प्लेट है। प्लेट कौन सा, तो ये प्लेट है प्रतिस्फुरदीप्ति प्लेट, इसको कहते हैं प्रतिस्फुरदीप्ति प्लेट। प्रतिस्फुरदीप्ति मतलब इस पे जो किरणें आएंगी वो चमक के साथ प्रज्वलित होंगी। इस पे अगर कोई किरण आके लड़ रही है
तो ये उसके साथ एक चमक उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिस्फुरित प्लेट। ठीक, ये इसकी विशेषता होती है। यहां पे उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट यहां पे लगा दिया उन्होंने, या एक कोई मेटल लगा दिया। ये मेटल कैसा था? ये मेटल था कैथोड। आपको पता है कैथोड कैसा होता है? कैथोड हमेशा निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होगा। कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे उन्होंने एक और प्लेट लगा दिया। ठीक, ये हमारा एक अलग प्लेट है। ये कौन सा होता है? ये एनोड होता है, और एनोड हमेशा निगेटिव होता है। ये आपको कैसे समझ सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का ही पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जिंक और कॉपर के बीच में जो होने वाली रिएक्शन है वहाँ पे एनोड कैथोड के बारे में डिटेल में बताया जाता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं। जनरली वैसे आप जानते भी हैं कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड निगेटिव होता है। तो उन्होंने इसको एक बैटरी के सहारे जोड़ दिया। मान लीजिए इसके बीच में कोई आप बैटरी अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमारा एक बैटरी है जिसको हम लगा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये कैथोड है, तो इस किससे जुड़ेगा? निगेटिव टर्मिनल से। और ये निगेटिव है तो ये किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हमारा हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक, इसको इससे जोड़ दिया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया? उसके बाद इसमें यहां पे कुछ इस तरह से एक यहां पे कुछ इस तरह से ये जो हमारी एक चुंबक रख दिया गया। अभी हम बता रहे हैं ये क्यों रखा गया। ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था, और यहां पे उन्होंने एक प्लेट रख दिया। ये प्लेट है, ये हमारी प्लेट है। इस प्लेट को उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इस प्लेट को उन्होंने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। आपको पता है कि हमारे अगर इसमें आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड रे में क्या होता था कि कैथोड की तरफ से जो किरणें निकलती थी वो एनोड की तरफ जाती थी। तो सपोज दैट मान लीजिए इसके बीच में कुछ खाली जगह है, तो ये यहाँ से निकला और ऐसे जाने लगा। जब ये जाता है तो ये वाला जो है ये इसके नीचे से ऊपर लगा है, मतलब बीच में इसका खाली जगह है, तो किरणें यहाँ से पास होती हैं। समझ लीजिए या किरणें यहाँ से पास हो गई और ये जाके इस पे टकराती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और एक चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे दो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक चुंबक के कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में चुंबकीय क्षेत्र, और एक इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको टर्मिनल से जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, ये जो दो प्लेटें हैं ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे होगा क्या कि अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो क्या आप करेंगे? सबसे पहले जब आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो इससे जो निकलने वाली किरणें थी ये आगे की तरफ बढ़ेंगी। ये आगे की तरफ बढ़ने के बाद अगर ये दोनों कोई नहीं होता है, मतलब ये हमारा जो प्लेट है ये भी ना हो और ये जो हमारा विद्युत चुंबक है ये भी ना हो, तो क्या होगा? अगर ये प्लेट और चुंबक दोनों नहीं है तो किरणें सीधा इससे निकलती हैं और इस प्लेट पर, इस स्फुरित प्लेट पे टकराती हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट बी है तो इस पे टकराती हैं और टकराने के बाद ये वापस ऐसे लौट के चली जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि जब इस पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, विद्युत क्षेत्र मतलब इन प्लेटों को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, उस वक्त ये जो हमारा चुंबक था इसको हमने यूज नहीं किया है, इसको हमने नहीं लगाया है, हमने सिर्फ प्लेट को लगाया है। तब क्या होता है कि ये जो किरणें हैं ये इधर से मुड़ जाती हैं और ये इस तरफ मुड़ जाती हैं, मतलब ये इस पॉइंट ए पे पहुंच जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन किरणों को प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
उसके बाद क्या होता है, इसमें एक बार प्लेट को हटा दीजिए और प्लेट को हटाने के बाद जब आप इसमें इस चुंबक को अप्लाई करते हैं तो चुंबक को अप्लाई करेंगे, इसका मतलब हमारा ये जो है अभी ये काम नहीं कर रहा है, इसको हमने हटा दिया है। तो जब आप चुंबक को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो किरणें हैं ये इससे यहाँ से ऐसे जाती हैं और ये इस पॉइंट पे मुड़ जाती हैं, मतलब ये पॉइंट सी पे चली जाती हैं। इसका मतलब कि इनके बीच में एक विचलन उत्पन्न होता है। इन दोनों क्षेत्र की वजह से, एक चुंबक क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र की वजह से इनके बीच में विचलन उत्पन्न हो जाता है। जब ये दोनों नहीं था तब इसके बीच में कोई विचलन नहीं था और हमारी जो किरणें थी वो प्लेट बी पे जाके टकराती थी और वापस उसी डायरेक्शन पे मुड़ जाती थी। तो जे थॉमसन जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ई अपानियम का निर्धारण किया। अब इनके बीच में जो होने वाला विचलन है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये विचलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कारक रहा होगा, ये विचलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कारक रहा होगा, और ये कारक क्या थे जिनके ऊपर ये विचलन निर्भर करता है उसको समझते हैं। तो विचलन के कारक आप ऐसे समझ सकते हैं, विचलन के कारक। तो सबसे पहले ये देखा गया कि इनके ये जो हमारी निकलने वाली कणें हैं इनके ऊपर ऋणावेश का मान जितना ज्यादा रहेगा, ऋणावेश का मान अधिक होने पर, ऋणावेश का मान अधिक होने पर इनके बीच में विचलन उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ बहुत ही तेजी के साथ अट्रैक्ट होगा, अगर इसके ऊपर कम निगेटिव चार्ज होगा तो ये थोड़ा कम अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये जो हमारी लाइन थी इससे इधर जो विचलित हो रही है ये इसके ऊपर उपस्थित माइनस चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि ये कणों से मिलकर बनी हुई थी, तो अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो ये इस पॉजिटिव की तरफ ज्यादा तेजी के साथ अट्रैक्ट होगी। दूसरा बात उन्होंने क्या बताया कि ये जो कण निकल रहा है कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रहा है, इनमें विचलन, दूसरा क्या कारक हो सकता है विचलन का, कि अगर इनका मास कम हो तो विचलित ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मास ज्यादा कर दिया जाए तो ये विचलन कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर मास ज्यादा रहेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसे एक समझ सकते हैं, जनरली यहाँ पे लागू होगा नहीं, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए F इक्वल टू एम अपान ए, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब जो मास होता है, ये फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यहाँ से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इसका मतलब मास जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स के जो कण हैं उनके मास जितना ज्यादा रहेगा तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर ए को हम कंसीडर नहीं करते हैं तब। ठीक, तो यहाँ पे इसका कोई फार्मूला यूज है नहीं, हमने ये बता रखा है बस कि किस तरह से मास के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। और एक चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि जड़त्व के नियम में आपको बताया गया होगा कि अगर मास ज्यादा है, किसी भी वस्तु का अगर मास ज्यादा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, तभी जाके वो अपने जड़त्व गुणों को खोता है। ठीक, मतलब वो अपनी स्थिति को चेंज करता है। तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, मतलब ये है कि मास जितना ज्यादा रहेगा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। तो ये दूसरा कारक क्या हो सकता था, अब फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा तभी विचलन होगा। तो दूसरा कारक क्या हो सकता है कि ये जो हमारे कण है, किरण है, कैथोड किरण है, उसके द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करता है। ये हो गया हमारा द्रव्यमान। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, अगर ये जितना ज्यादा प्रभावी होंगे, प्रभावी मतलब प्रबल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो भी ये इसको बहुत ही आसानी से विचलित कर लेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो भी ये आसानी से इसको विचलित कर देगा। तो इसका मतलब जो तीसरा कारक बनता है वो है हमारा प्रबलता। किसकी? प्रबलता। किसकी? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का। ये हमारे
तीन प्रभावी कारक है, ये मुख्य तीन कारक हैं जिसके आधार पे हम इसके विचलन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो E अपान m का मान निकाला कैसे गया? तो थॉमसन ने क्या किया कि इस चुंबकीय क्षेत्र को और इस विद्युत क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट किया कि इसके बीच में ये जो विचलन हो रहा है, ये जो कणों का विचलन हो रहा है जो ए बी सी है, इन्होंने इसको इस प्रकार से अरेंजमेंट किया चुंबकीय क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र को कि ये जो कण है, ये जो हमारी कणें हैं, ये इतना ज़्यादा विचलित न होकर और ये सीधा इस पॉइंट बी पे आ जाए। कब? जब हमारे पास ये दोनों अप्लाई हो। मतलब एक कंडीशन क्या था कि जब आप इन दोनों को हटा दे रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र को भी हटा दे रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र को भी हटा दे रहे हैं, तो क्या होता था कि ये जो कण हैं वो सीधा इसके ऊपर जाके वापस लौट जाती थी। दूसरा, जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया और चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये विचलन प्रदर्शित की। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि इस चुंबकीय क्षेत्र को भी लगाया और इस विद्युत क्षेत्र को भी लगाया, लेकिन वो इस प्रकार से अरेंजमेंट किए कि इनके बीच में जो होने वाला डिफ्लेक्शन था या जो डेविएशन था इनके पाथ को लेके कि ये ज़्यादा विचलित हो रही हैं, वो उन्होंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया कि इनके बीच में जो होने वाला डिफ्लेक्शन था वो एकदम नगण्य हो गया। मतलब ये जो डिफ्लेक्शन था ये दोनों इसी पॉइंट पे होने लगा। कब? इन दोनों को लगाने के बाद भी। तो इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट करके और E अपान m, यहाँ से E अपान m का मान 1.7588 इंटू 10⁻11, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल 11, और ये होता है हमारा कूलाम पर केजी। उन्होंने ये रिलेशन दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया आप ये समझ गए होंगे, और उन्होंने E अपान m का मान कैसे निकाला ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद हम ये समझते हैं कि E का मान एक्चुअल कितना होता है। तो E का मान एक्चुअल आपको मिलिकान-तेन-बुल प्रयोग द्वारा बताया गया है कि E का जो मान होता है वो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये आपको मिल जाएगा उसमें, आपको मिलिकान-तेन-बुल प्रयोग में। उसको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि मिलिकान-तेन-बुल प्रयोग था क्या था और उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया गया। अभी यहाँ से आप ये समझिए कि अगर हम सिर्फ यम का मान निकालना चाहें तो ई का मान तो आपको मिलिकान-तेन-बुल प्रयोग द्वारा मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप यम का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं उसको समझिए। इन दोनों का अनुपात इसके इक्वल है, तो अगर आप यम का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, या यही इसी को आप लिख लीजिए यम का निर्धारण। यहाँ से आप यम का निर्धारण कर सकते हैं या यन का मान समझ सकते हैं। यन का मान या निर्धारण कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ से यम का मान कैसे निकाला जा सकता है। ये तो इतना होता है, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना होता है, तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालने का तरीका है कि E अपान यम में E अपान यम ये हमारे किसके इक्वल है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ से अगर सिर्फ यम का मान निकालना चाहते हैं तो यम को इधर भेजिए और इसको नीचे लेके आइए। तो E अपान 1.7588 इंटू 10⁻11 और बराबर किसके है यम के, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ से E का मान रखिए। जब आप यहाँ से E का मान रखेंगे तो क्या आएगा, E का मान रखेंगे तो 1.602 इंटू 10⁻19 अपान 1.7588 ये किसके इक्वल है यम के, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 10⁻11। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस को हो जाएगा। यम इज इक्वल टू 1.602 अपान 1.7588 इंटू 10⁻19 और ये ऊपर जाएगा तो -11 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये देखिए तो लगभग आप जब इसको मोबाइल से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, करेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। मतलब जो यम का मान आएगा वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के
इक्वल आएगा। ठीक, क्योंकि मास है तो किलोग्राम में होगा। या वैसे भी आप यूनिट को भी कंसीडर कर सकते हैं कि यूनिट का कैसे निकालेंगे। तो यूनिट को निकालेंगे तो ये हमारा इसका यूनिट था क्या, इसका यूनिट यहाँ समझ लीजिए, इसका यूनिट था, इसका तो हो जाएगा कुलाम, कुलाम, और इसका था कुलाम पर किलोग्राम। तो कुलाम पर किलोग्राम ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम बटा कुलाम, क्योंकि यहाँ पे उल्टा था ना, नीचे था तो नीचे ये क्या था, ये किसकी वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू है, ई अपान एम का, ई अपान एम का मात्रक ये है, तो इसका मात्रक भी यही होगा, इसका मात्रक यही है ना, इसका मात्रक ये होगा। उसके बाद इसको उल्टा कर देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे से हम ऊपर की तरफ इसको ले जा रहे हैं। यहाँ से कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा और किलोग्राम बच जाएगा। तो यहाँ से भी आप जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से ई के मान को निकाला गया और मिलिकॉन तेल बुध प्रयोग क्या है। अब उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक ये आप समझ गए होंगे कि जे थॉमसन ने किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके ई अपान एम का निर्धारण किया।